पाकिस्तान की सियासत में ऐसा घमसान का रन पड़ चुका है, ऐसा घड़मस है कि एक तरफ तो पॉलिटिकल टर्मोइल, जुडिशरी के मामलात तो आसमान की छत तोड़ के ऊपर निकल चुके हैं और इसके साथ जो इकॉनमी है वो तो आप जानते ही हैं। लेकिन इसी के साथ साथ जनरल बाजवा साहब के जो एक के बाद एक कॉलम या सहाफ़ियों से मुलाकातें या इंटरव्यूज़ जो सामने आ रहे हैं, वो तो एक जिसे कहते हैं ना खिड़की तोड़ हफ्ता वो कर रहे हैं। हमने आपके सामने शाहिद मेटला से जो उनकी मुलाकात थी और देखें कितनी लंबी चौड़ी मुलाकात हुई है कि एक के बाद एक हिस्सा आ रहा है। अब उसका थर्ड पार्ट आ गया है। मैंने आपको 2 हिस्से जो थे उसकी तमाम दास्तान सुनाई थी। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि ये जो तीसरा हिस्सा आया है, इसके अंदर गुज़िश्ता कुछ सालों की जो दास्तानें हैं, ओहो हो बस जी कमाल है, आपके सामने रखे देते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं कि इसमें डॉन लीग से लेकर जनरल राहील शरीफ की एक्सटेंशन तक और आर्मी चीफ के अकामा के लिए बाहर जाने तक और नवाज शरीफ की नाअहली तक क्या क्या कुछ शामिल है, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जुडिशरी के हालात ये हैं, यहाँ तक पहुँच चुके हैं अब कि जो जजेस का आपस में ही एक शदीद किस्म का टकराव हुआ था और उसके बाद अमेंडमेंट की गई है, उसमें लेजिस्लेशन लाई गई है और उस लेजिस्लेशन के बाद जो कि मोहसिन दावड़ ने की और वहाँ पर जो असम्बली है वहाँ पर ये लेजिस्लेशन की गई कि अज खुद नोटिस पर जिन लोगों को सज़ाएं हुई थी, जिसमें कि फॉर्मर नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर भी शामिल थे, अब वो अपने लिए अपील कर सकेंगे। क्योंकि अज खुद नोटिस अब कोई चीफ जस्टिस नहीं ले सकता, क्योंकि उनको उन्हीं के जजेस ने ये कह दिया है कि आपका वन मैन शो और ये जो आपका पावर ड्रीम है ये अब ज़्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि इसकी बिना पर जो कुछ सामने आ रहा है। ये मैं आपको पता है क्यों बात बता रही हूँ, क्योंकि इस कॉलम में जो मैं अभी आपको बताने लगी हूँ जनरल बाजवा की वो मुलाकात, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनका इससे बहुत गहरा ताल्लुक है। तो अब नवाज शरीफ उसके लिए अपील कर पाएंगे, 1 मंथ है, वन टाइम अपील हो सकती है। और इसके अलावा जहांगीर तरीन, यूसुफ रज़ा गिलानी और भी बहुत सारे लोग जिनके खिलाफ इस तरह का कुछ किया गया। तो सर ज़रा आइए, वो तो हो गई बात। और इसके ऊपर फिर मरीम नवाज़ ने जो खिड़की तोड़ किस्म के एक स्पीच की है एक बहुत ही बड़े जलसे में, और उसमें इमरान खान को जो जो कुछ उन्होंने कह डाला, भाई क्या क्या कुछ कह डाला, मैं आपके सामने वो बाद में रखते हैं। पहले इमरान खान की तरफ से भी इमरान खान ने कहा जा रहा है, ज़राए बता रहे हैं कि इमरान खान कह रहे हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं। यानी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तो हम कह रहे हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि बातचीत के लिए तैयार हैं पॉलिटिकल पार्टी से, टॉक के लिए। इसकी वजह ये है कि अब भागने का या कोई ऐसा दरवाज़ा खुला हुआ नज़र नहीं आ रहा उनको। ठीक है, तो वो घुटने ऐसे मौके पर टेकने ही पड़ते हैं। और वैसे भी हम तो पहले ही कह चुके हैं, इमरान खान नहीं समझते थे तो उनकी मर्ज़ी, वरना जो सियासत है वो तो नाम ही कॉम्प्रोमाइज़ करने का। ठीक है जी। और वैसे ही हमारे जैसे मुल्क में जहाँ पर 2 फरीक नहीं 3 फरीक होते हैं। तो सर ज़रा आते हैं इस तरफ। जनाब ये शाहिद मेटला साहब स्टार्ट करते हैं सिर्फ नवाज शरीफ की नाअहली, डॉन लीक्स और जनरल राहील की एक्सटेंशन। जनरल बाजवा से गुफ्तगू फरमाई उन्होंने। मैंने सवाल किया, नवाज शरीफ को अदालत से आपने डिस्क्वालीफाई करवाया था, आपने नाअहल करवाया था। जनरल बाजवा कहते सुप्रीम कोर्ट मेरे आर्मी चीफ बनने से पहले पीटीआई के दूसरे लॉन्ग मार्च के दौरान पैनामा पेपर्स पर हेयरिंग शुरू कर चुकी थी। उन्होंने कहा मैं तो आर्मी चीफ भी नहीं बना था उसको, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने हेयरिंग शुरू कर दी थी उसकी। अच्छा जी। फिर कहते हैं आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस को क्या समझते हैं, यानी जनरल बाजवा कह रहे हैं आप क्या समझते हैं इनको, और पाकिस्तान आर्मी को आप क्या समझते हैं जी। हम फौज हर चीज़ पर असरअंदाज नहीं हो सकते। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज खुद बहुत कुछ कर रहे होते हैं। मैंने सुप्रीम कोर्ट तक रसाई नहीं की थी, जनरल फैज़ ने की हो तो कुछ पता नहीं। उन्होंने कहा मैंने सुप्रीम कोर्ट वालों को नहीं कहा था कि ये इनके खिलाफ केस करें, नाअहल करें नवाज शरीफ को। जनरल फैज़ ने कहा वो गए हो तो मुझे नहीं पता। फिर मैंने पूछा जनरल फैज़ ये काम खुद से कर सकते थे, सहाफ़ी उनसे पूछ रहे हैं, यानी शाहिद मेटला साहब। तो जनरल बाजवा कहते हैं जब आप किसी से 8 काम करवा रहे हों तो वो 10 लेकर कर ले, तो वो 10 कर ले, तो आप उसे पूछ तो नहीं सकते। देखिए ना, छोटे छोटे काम है, ये काम ही क्या है कि वज़ीर आज़म को नाअहल करवाना है। तो अगर कोई सबॉर्डिनेट है उसने कर दिया तो क्या हुआ, निचले दर्जे का, यानी हम तो ये कह रहे हैं आर्मी चीफ से निचले दर्जे का, वरना तो हर एक ही अपने उस पर पूरा है। तो जनरल फैज़ ने अगर ये करवा दिया तो ऐसी क्या आफत हो गई भाई। वो कहते हैं उनको अगर 2 काम कहीं 8 काम अपनी मर्जी से कर लेते हैं,
मतलब उठवाना छुटवाना, ठीक है, वो मिसिंग पर्सनस का मामला, बंदे उठवा लेना, वीगो डाले भिजवा देना, पिटाइयाँ शिटाइयाँ, तशद्दुद, और फिर ये कि नाहल, और सिर्फ छोटे छोटे नहीं बल्कि वज़ीर आज़म को भी नाहल। छोटे छोटे काम है हमारे मुल्क में जनाब। मैंने फिर सवाल किया, क्या आपने नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करवाया था? जनरल बाजवा ने कहा, नहीं, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का अपना फैसला था। जब जजेस कहें तो आप क्या कर सकते हैं? क्या कर सकती है फ़ौज? कुछ नहीं कर सकते अगर जजेस कह दें। बल्कि वज़ीर आज़म सियासतदान भी कुछ कह दे तो कुछ नहीं कर सकते, मानना पड़ता है उनको। जस्टिस खोसा का, जस्टिस खोसा वही कि जिनको मरीम नवाज़ ये कहती हैं कि उन्होंने कहा कि लाओ मेरे पास लेकर आओ इसका जो है, और इमरान खान को कहा नवाज शरीफ को मैं नाअहल करता हूँ। तो अब जनरल बाजवा बता रहे हैं कि नहीं भाई, हमें तो जो कहा हमने कर दिया। तो जस्टिस खोसा का शरीफ फैमिली से ज़ाती अनात था, ज़ाती मुखालफत भी थी, दुश्मनी थी। शहबाज शरीफ ने 90s में जस्टिस खोसा की बहन को तलाक भी दी थी। मुझे नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ बनाया था, तो मैं कैसे उनको नाअहल करवा सकता था? और वैसे तो इमरान खान ने भी एक्सटेंशन दी थी जनरल बाजवा को, लेकिन वो 9 अप्रैल की रात, वो जो भी वो कहते हैं कि उनके साथ बड़ा बुरा भला किया बहरा। इसके अलावा भी नवाज शरीफ हमेशा मेरे साथ बहुत अच्छे और बहुत डिसेंट थे, और फ़ौज का नवाज शरीफ की नाअहली में कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौज के ज़िम्मे सबूत लाने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जनाब आप ज़रा सबूत ला के दें नवाज शरीफ के खिलाफ हमें। तो उन्होंने कहा कि हमने तो बस सबूत देने थे, हमें कहा गया था, हमने सबूत फराहम कर दिए। और सबूत कैसे पहुँचे? जनरल बाजवा का कहना था कि जनरल आसिम मुनीर के अरब कंट्रीज़ में बहुत अच्छे रिलेशंस थे, बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। मैंने उनको यूएई भेजा था और वो नवाज शरीफ का अकामा लेकर आए थे। तो नवाज शरीफ को जो पनामा का कहकर अकामा पर निकाला गया, जो बात की जाती है, तो वो जो अकामा आया था वो मौजूदा आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर साहब लेकर आए थे, क्योंकि उनको जनरल बाजवा ने भेजा था कि जाइए, सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर्स दिए हैं, सबूत फराहम करने हैं, तो ये अकामा लेकर आइए। समझ आ गई आपको सारी बात? ओके, आगे बढ़ें। आगे जी, उन्होंने कहा कि मैंने पूछा यूएई नवाज शरीफ से यमन जंग में साथ ना देने की वजह से नाराज़ था। यमन जंग में वो जो हुकूमत थी उस वक्त, उसने कहा था कि नहीं हम जो है वो साथ नहीं दे सकते उसमें, तो इसीलिए उन्होंने नवाज शरीफ का जो अकामा है वो दे दिया। तो जनरल बाजवा कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं, बस अकामा मिल गया। अच्छा, जब अदालत में पनामा केस चल रहा था तो शाहिद खाकान अब्बासी पीएमएलएन के जो हैं वो आए मेरे पास, और वो मुझे दामनिक को ले गए ऊपर पहाड़ पे, और वहाँ हम 3 घंटे बैठे रहे। जनरल बाजवा बता रहे हैं, उन्होंने कहा, शाहिद खाकान ने कहा उनको, जनरल बाजवा को, कि पनामा केस में आप नवाज शरीफ की मदद करें। तो मैंने कहा कि मैं उनकी ज़्यादा मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने खुद काफ़ी गलतियाँ की हैं। क्योंकि नवाज शरीफ ने पनामा में काफ़ी गलतियाँ, कई गलतियाँ की थी। उन्हें सिर्फ ये कहना चाहिए था कि फ़्लैट मेरे वालिद ने ख़रीदे और बच्चों को दे दिए, तो उन पर सबूतों का बोझ ना आता, वगैरह वगैरह, कतरी ख़त ना लाना पड़ता, ये बातें की। फिर उन्होंने कहा कि मुझे किसी दोस्त ने बहरहाल बताया था कि मियाँ शरीफ, यानी कि नवाज शरीफ के जो फादर थे, वालिद साहब, उन्होंने डाइवो जो बस सर्विस है, डाइवो से $5 मिलियन रिश्वत ली थी। $3 मिलियन के फ़्लैट ख़रीदे और $2 मिलियन जिहाद के लिए या किसी फलाही ट्रस्ट को दे दिए थे। मैंने उस शख्स को कहा था, यानी जिसने ये जनरल बाजवा को बताया, मैंने उसको कहा, अच्छा मियाँ शरीफ नेकी का काम भी करते थे? जनरल बाजवा ने हंसते हुए कहा। तो देखिए, इसमें ना एक सवाल तो मेरा ये है कि आपको याद है हमने जो पिछला हिस्सा पढ़ के सुनाया था, उसमें जनरल बाजवा साहब ने ये फरमाया था कि जनरल फैज़ मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि बनी गाला केस में इमरान खान के तो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, तो वो तो नाअहल हो जाएंगे, तो अब क्या करें? तो फिर मैंने ये कहा कि अगर इमरान खान नाअहल हो गया तो फिर वज़ीर आज़म कौन बनेगा? ये तो कोई है ही नहीं। तो इस तरीके से इमरान खान को बचाया गया और इमरान खान बनी गाला केस से बच गए। फैज़ हमीद के कहने पर इमरान खान जो हैं वो बच जाते हैं बनी गाला केस से, लेकिन यहाँ पर शाहिद खाकान पीएमएलएन के जाते हैं कि नवाज शरीफ की मदद करें इसमें, तो वो कहते हैं कि वो तो उनकी अपनी गलतियाँ हैं, क्या कर सकते हैं, और इस तरीके से वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। फ़र्क जानकर जिए, ठीक है। अच्छा, और फिर ये भी कि अब आप ये देखें कि ये जिहाद या फलाही ट्रस्ट को दिया गया है, तो इसके ऊपर जो है वो नेकी का काम उसको कह रहे हैं। अगर ऐसा है, मुझे इसकी ऑथेंटिसिटी का नहीं पता कि वो ये कह रहे हैं तो सही है, जो भी है, जो वो कह रहे हो हम आपके सामने रख रहे हैं कि मैंने अपने बेटे बैरिस्टर साद से सुप्रीम कोर्ट के नाम ख़त भी लिखवाया। साद बाजवा अंग्रेज़ी बहुत अच्छी लिखते हैं, वो अपने बेटे के लिए कह रहे हैं। मैंने ख़त लिखकर माजरत करने का मामला
कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में रखा तो उन्होंने कहा कि हम मातहत इदाराएँ हैं, ख़त नहीं लिख सकते, इसलिए ख़त नहीं भेजा गया। अब यानी क्या जनरल बाजवा की अपनी अंग्रेज़ी इतनी अच्छी नहीं थी? पहले मैंने ये सोचा, लेकिन वो क्योंकि बैरिस्टर उनके बेटे हैं तो शायद इस बिना पर उन्होंने अपने बेटे से ख़त लिखवाया। अच्छा, आगे जनरल बाजवा ने एक बहुत ही दिलचस्प बात की है। वो कहते हैं कि हम भी तो इंसाफ़ी थे। इंसाफ़ी यानी इमरान खान के सपोर्टर, इमरान खान के मुतासिरा। इस पर उन्होंने बुलंद कहकहा लगाया कि हम जनरल्स भी पहले इंसाफ़ी थे, जो इमरान खान के इश्क में गिरफ्तार थे। फिर हम समझते थे कि नई पार्टी है, नए चेहरे हैं, बेहतरी लाएंगे, लेकिन हम गलत साबित हुए। और इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि फ़ौज को नवाज शरीफ की ये बात बिल्कुल नहीं पसंद आई कि जनरल मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 लगाया गया है। इसकी वजह यह है कि उन्होंने खुद कहा कि फ़ौज अपने जर्नैलों को कभी अकेला नहीं छोड़ती, यानी फ़ौज अपने जर्नैलों को सपोर्ट करती है। तो इस बिना पर जनरल मुशर्रफ भी बचते रहे और आखिर में भी आपको पता है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई, लेकिन वो वापस उनको लाया गया और यहीं पर दफनाया गया। फिर जनाब आती है बात डॉन लीक्स की। अब डॉन लीक्स, अगर आपको याद हो कि डॉन लीक्स क्या थी, डॉन लीक्स एक बहुत बड़ी खबर थी पाकिस्तान की। अगर मैं आपको इसको थोड़ी सी ये बता दूं कि अगर आपकी याददाश्त जो है वो करने के लिए कि क्या था डॉन लीक्स, तो आपको याद है कि डॉन न्यूज़पेपर में एक खबर शाया हुई थी जिसको सिरिल, जो रिपोर्टर और जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इसको पब्लिश किया था। और वो मिलिट्री और सिविलियन गवर्नमेंट के बीच की एक गुफ्तगू थी। और वो कन्वर्सेशन किस पे थी? वो कन्वर्सेशन इस पे थी कि जो नेशनल एक्शन प्लान था उसमें जो दुनिया थी वो ये दबाव डाल रही थी पाकिस्तान पर कि जो इंटरनेशनल प्रेशर था कि मोर एक्शन अगेंस्ट आर्म्ड ग्रुप्स, के जो इस तरह के दहशतगर्द ग्रुप्स हैं, जो लोग हैं, आप जानते हैं ना कौन से हैं, कलअदम तंजीमें जो हैं इस वक्त। उस वक्त ये कहा जा रहा था, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव एट द मीटिंग गेव वार्निंग दैट पाकिस्तान कुड फेस इंटरनेशनल आइसोलेशन इफ द सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट डिड नॉट टेक द रिकमेंडेड कोर्स ऑफ एक्शन। एंड जो भी उसको जो कुछ भी था उस वक्त, जो ग्रुप्स काम कर रहे थे, दहशतगर्दी कर रहे थे। और ख़ास तौर पर इसमें यह भी है कि आप ये सोच सकते हैं कि इस बैकड्रॉप में ये खबर थी कि जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक टेंशन क्रिएट हो चुकी थी और उसमें ये जो क्लेम किया जा रहा था इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि जो क्रॉस बॉर्डर, जो 18 सितंबर की हम बात करते हैं, और जो दहशतगर्दी हो रही थी उसके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे, जो बातें की जा रही थी, और इंडिया की तरफ से जो ये क्लेम किया जा रहा था कि इस तरफ से दहशतगर्दी होती है, वहाँ पर दहशतगर्द पहुँचते हैं, वो गुफ्तगू थी डॉन लीक्स की। और जनरल बाजवा ने इसके ऊपर ये कहा है कि डॉन लीक्स का ट्वीट वापस लेने की वजह से भी फ़ौज के अंदर दबाव था। डॉन लीक्स का ट्वीट वापस लेने के बाद मरियम नवाज़ के स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल ने फ़ौज की बैंड बजा दी कि 71 के बाद फ़ौज की ये दूसरी पसपाई है, ये फ़ौज का दूसरा सरेंडर है 71 के बाद जो ये ट्वीट वापस ली गई है। क्योंकि उस वक्त एक ट्वीट की गई थी डॉन लीक्स पर, उसके बाद उसको वापस ले लिया गया था। और फिर ये उन्होंने कहा कि इस वजह से जो है वो मैं नवाज शरीफ की ज़्यादा मदद नहीं कर सकता था। इसी दौरान जो है और भी बहुत कुछ हुआ। फिर जर्नलिस्ट उनको ये कहते हैं कि सिरिल जो हैं उन्होंने 16 अक्टूबर 2016 को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के हवाले से खबर दी थी कि शहबाज शरीफ ने DGISI रिजवान अख्तर से कहा है कि हम जो भी कलअदम तंजीमें हैं, यानी कि बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके दहशतगर्द पकड़ते हैं, उनको ISI छुड़ा लेती है। फिर एजाज़ चौधरी ने कहा था कि दुनिया हमें दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ एक्शन लेने का कह रही है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमें आइसोलेशन का सामना करना पड़ेगा, मुकम्मल सिफारती तन्हाई भुगतना पड़ेगी, जो हम भुगत रहे हैं काफ़ी अरसे से। अब ये देखें, ये जो बातचीत हो रही है सारा, ये मैंने आपको कहा था ना कि आपको पता चलेगा ये जब बातें सामने आएंगी, ये जो हालात है इससे बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। यही वजह मैंने आपको डॉन लीक्स का सारा आपके सामने रखा। जनरल बाजवा ने कहा कि एजाज़ चौधरी बिल्कुल ठीक कह रहे थे, यही हमने फैटफ में भुगता था। जनरल बाजवा इतराफ़ करें कि फैटफ में हमने ये भुगता, क्या कुछ करना पड़ा, कितनी एफर्ट्स लगानी पड़ी, कितनी पूरी दुनिया में ये हुआ है, और उसके बाद हम इसमें से बाहर निकले हैं। अब मेरी साइड की स्टोरी सुने, वो ये कह रहे हैं, मेरी साइड भी सुन लो, तुसी अपनी कहे जा रहे हो, साड़ी भी सुन लो कुछ तो। जनाब ठीक है, अब जब आर्मी चीफ फॉर्मर हो जाता है तो उसको ये कहना पड़ता है मेरे साइड की भी सुन लें, वरना तो जब वो बरसरे इक़्तिदार होता है तो सबको उसी की सुननी पड़ती है। बरसरे इक़्तिदार असल में आर्मी चीफ ही होता है हमारे यहाँ, वज़ीर आज़म नहीं होता, वो तो बेचारा आर्मी कुर्सी पर बैठा होता है। डॉन लीक्स का इशू जनरल राहील शरीफ ने एक्सटेंशन लेने के लिए बनाया था।
इसमें कुछ भी नहीं था। नवाज शरीफ से जब डॉन लीक्स पर बात हुई तो उन्होंने बताया कि जनरल राहील और जनरल रिजवान अख्तर जब भी मुलाकात के लिए आते थे तो जनरल राहील शरीफ की एक्सटेंशन की बात करते थे। जनरल रिजवान जनरल राहील के सामने नवाज शरीफ को कहते कि जनरल राहील को 3 साल की एक्सटेंशन दे दें, लेकिन राहील शरीफ के बाद वो नवाज शरीफ को कहते कि सिर्फ 1 साल की एक्सटेंशन दें, क्योंकि 1 साल की एक्सटेंशन के बाद जनरल रिजवान अख्तर का अपना नंबर आना था। जनरल रिजवान अख्तर वही हैं जिनके ऊपर ये जनरल बाजवा के दौर में उन्होंने करप्शन के इल्ज़ाम लगाए थे और वो फिर उनको वो आउट। अच्छा, सवाल उन्होंने किया शाहिद मिर्ज़ा साहब ने, आपने जनरल रिजवान और आसिम बाजवा को माफ़ कैसे कर दिया? आसिम बाजवा भाई आप जानते हैं ना, पापा जॉन्स, एग्जैक्टली। जनरल बाजवा कहने लगे, कमर जावेद बाजवा, मेरे सामने कोई भी आ जाए मैं उसे माफ़ कर देता हूँ। देखिए क्या कसम से क्या ज़बरदस्त उनकी वो हैं, इतनी कमाल की उनके अंदर खूबी है ये। माफ़ करना आसान होता है? नेवर। वो माफ़ कर देते हैं, जो भी आ जाए उनके सामने माफ़ कर, कोई बात, तुमने ये कर दे, इट्स ओके, कोई मसला नहीं। मैं जनरल रिजवान को आईएसआई से हटाकर कमान देना चाहता था, लेकिन मुझे रिपोर्ट मिली कि वो सियासत में मुसलसल मदाखलत कर रहे हैं। 2-3 बार उनकी हरकतें रिपोर्ट हुई, कुछ उनकी करप्शन के भी मामला थे, तो फिर उन्हें फारिग कर दिया गया। आसिम बाजवा ने माफ़ी मांग ली थी तो उन्हें माफ़ कर दिया और उन्हें सदरन कमांड दे दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अक्सर कहते थे कि आप लोगों को माफ़ कर देते हैं, मैं किसी को माफ़ी ना दूं। उन्होंने कहा तुसी कर देंगे, ताड़ा हौसला है, मेरा तो कोई हौसला नहीं पाइन। तो पाइन फिर ज़रा खैर नाल आराम नाल उन्होंने आप ही दस दिता, मैं माफ़ी नहीं देता किसी को, आप लोग देते हैं जी, आप लोगों को माफ़ कर देते हैं, मैं तो किसी को माफ़ी ना दूँ। अपनी अपनी नेचर होती है, अपनी अपनी वो होती है, कोई ऐसी बात नहीं, हम तो ऐसी ज़रा वो कर रहे हैं। लेकिन ये कि इसमें अब आप ये देखें कि जनरल रिजवान अख्तर के साथ ये हुआ कि उनको जो कुछ भी करना था सब कुछ ही कर दिया गया, लेकिन जो आसिम बाजवा हैं उनको सिर्फ ये किया कि वो सदरन कमांड दे दी, माफ़ कर दिया। भाई देखें कोई बात नहीं, अगर किसी के बहुत सा ऐसे ही कोई ख़बरें आती हैं कि इतना ज़्यादा जो है वो पैसा इकट्ठा कर लिया और पूरी दुनिया में जो है वो तो कारोबार फैल गए और ब्रांचेस बन गए, ये कुछ तो कोई बात नहीं, ऐसी क्या बात हो गई, ऐसी आप लेकर ही बैठ जाते हैं हम लोग हर एक चीज़ को ना, कोई ऐसी मसला नहीं है। अल्लाह ताला ने कहा है माफ़ करो सबको, तो माफ़ कर दिया, बाबा माफ़ करो। अच्छा जी, और वैसे भी रमज़ान के महीने में तो आपको पता ही है, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो तो हो ही रहा है, अल्लाह के नाम पर अब माफ़ियाँ भी दी जा रही हैं, अल्लाह के नाम पर माफ़िया भी। मैं कह रही हूँ सारे जो जेलों में कैदी हैं ना, उनको आप अल्लाह के नाम पर रमज़ान के महीने में छोड़ क्यों नहीं देते? सबको अल्लाह के नाम पर माफ़ी दे दें। कत्ल ही किए हैं, क्या हो गया? कमाल है, चोरी डकैती कत्ल क्या हो गया, ये कर दें, उनको भी माफ़ कर दें। अच्छा जी, आगे जनाब ये है, लेकिन आप ये देख लें बेचारे ये जो उठाए जाते हैं, इनको नहीं माफ़िया मिलती, चुपके जा रहे हैं अभी भी। जनरल बाजवा ने कहा कि जनरल आसिम बाजवा ने जनरल राहील शरीफ को हीरो बनने की डगर पर डाल दिया था। उनको कहा था कि मैं आपको हीरो बनाता हूं, आप करप्शन के खिलाफ नारा लगाएं। हालांकि ज़रबे अज़ में एक गोली भी नहीं चली थी। फिर जनरल राहील शरीफ ने करप्शन के खिलाफ कैंपेन शुरू कर दी और फिर इस वजह से जो है वाह 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 हो गई। वो वाकई उनको तो सर आंखों पर बिठाया गया। जिस वक्त वो रिटायरमेंट हुई थी तो लोग तो इस तरह कर रहे थे कि एक फरिश्ता जो है, एक वो जैसे कंधों पे कहते हैं ना, एक इस शोल्डर पे फरिश्ते हैं, उनकी जिम्मेदारियां हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसा ही फरिश्ता है जो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करके जा रहा है। और फिर उनको सऊदी अरेबिया में देखे कहाँ पर भेज दिया गया, तो वो उन्होंने आसिम बाजवा ने बना दिया उनको। आसिम बाजवा जो सी पैक के चेयरमैन में, ऐसी ही थोड़ी बहुत सी खूबियाँ होती हैं बनते हैं, उन्होंने उनको उठा दिया और उठ गए वो। मैं आपसे यही बताना चाह रही थी कि जो वक्त होता है वो कभी एक सा नहीं रहता। आपने देख लिया, हम जिस वक्त में, ये मैं सारी आपको बातें सुना रही हूँ, ये वो बातें हैं कि जो आने वाले फ्यूचर में आज से 8-10 साल के बाद किताबों में शाया होनी थी, किताबों में पब्लिश होनी थी, किताबी सूरत में। लेकिन जनरल बाजवा की बड़ी मेहरबानी है, ये भी एक कमाल का काम हो रहा है, वरना हमेशा ये हुआ करता है कि जो तारीख है वो कई साल के बाद सामने आती है। तो अभी ये इस तरीके से सामने उनके कहने पर ये जो बता रहे हैं वो सब कुछ सामने आ रहा है कि वही हालात चल रहे हैं, उस उन सरकमस्टांसिस के रिजल्ट के तौर पर जो कुछ हुआ है, हम उसी में फंसे हुए हैं और उसी दौरान ये सामने आ रहा है कि ये जो हुआ था तो ये क्यों हुआ था और यहाँ पर जो है वो ये हुआ था। तो ये आईना हमारे सामने रखा जा रहा है और हम देख रहे हैं अपने आप को उस आईने में कि ये देखिए हमने क्या क्या खच मारे हैं और क्या क्या कुछ किया है।